देखो, राष्ट्रपति के बारे में आप लोग पढ़ चुके थे, तो राष्ट्रपति का पद क्या होता है, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति का क्या मतलब उसका वेतन क्या होता है, राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है, वहां तक पढ़ लिए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति के ऊपर के भी हमारे संविधान में किस प्रकार, अगर वो संविधान के, अगर ये हमारे अनुच्छेद का या संविधान की प्रक्रिया को किसी तरह छेड़छाड़ करते हैं तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन हमारे देश में अभी इस तरह का कोई मौका नहीं आया, लेकिन ये प्रावधान बना दिया गया है कि अगर किसी तरह संविधान के साथ किसी प्रकार का अतिक्रमण, मतलब उसमें किसी अनुच्छेद में बदलाव या किसी संविधान के अगेंस्ट में जाएंगे तो उसके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, उसी कार्रवाई को बोला जाता है, कौन सी कार्रवाई, महाभियोग। क्या बोला जाता है, महाभियोग। तो महाभियोग के बारे में ही बताया गया है कि वही चीज लिखा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया में उसके पद को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। मतलब वो अपने पद का दुरुपयोग अगर करेंगे तो संसद द्वारा अधिनियम ला करके उसे वो पद से हटाया जाएगा, और वो प्रक्रिया कहलाती है हमारा महाभियोग की प्रक्रिया। तो जब महाभियोग की प्रक्रिया जो आएगी तो उसमें भी कंडीशंस है। क्या हुआ, किसी भी सदन, चाहे उच्च सदन हो, चाहे निम्न सदन हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन में अगर महाभियोग लाया जाएगा तो उस महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए जिस सदन में पास किया जाएगा उस सदन में कम से कम 25% सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। 25% सदस्य उसको समर्थन करेंगे तब महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब उस पर अब काम स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए। तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कब लाया जाता है, जब संविधान में किसी प्रकार का अतिक्रमण या जनरल भाषा बोलेंगे अगर किसी तरह का छेड़छाड़ करते हैं या अपनी पदवी का दुरुपयोग करते हैं तब। सही माई बात। अब सपोज दैट वो किसी सदन में पास कर दिया गया, राज्यसभा में वो चला गया, तो राज्यसभा से जब वो लोकसभा में जाएगा, तो राज्यसभा से जब लोकसभा में जाएगा या लोकसभा से राज्यसभा में जब वो आएगी तो कम से कम किसी एक सदन में 1/4, 3/4, 2/3 शायद है, 3/4, कम 1/4, तो उसी लिए कम से कम उसे 1/4, सॉरी 2/3 बहुमत, गलत बोले थे, कम से कम उसको 2/3 बहुमत लाना होगा। कम सपोज राज्यसभा में वो चला गया बिल, विधेयक, तो उस विधेयक को राज्यसभा से अगर लोकसभा में भेजेंगे तो 2/3 बहुमत से पास होना होगा उसको। तो 2/3 जितनी भी सदस्यों की संख्या रहेगी, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बताई गई है ना, कितना है, 245। तो 245 का 2/3 से अगर वो पास हो जाएगा तब वो मामला कहां चला जाएगा, लोकसभा में चला जाएगा। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या टोटल बताई गई है 245, जिसमें 2 हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन को, तो सॉरी 200 बोल रहे, 545। तो बचा कितना, 545 बचा हुआ है, तो उसका भी वहां 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। तो जब दोनों सदनों में वो पास हो जाएगी तब राष्ट्रपति के खिलाफ में महाभियोग लाया जा सकता है, और वो जब महाभियोग जब आ जाएगी तो उसकी उस दिन से उनकी पदवी को रिक्त माना जाएगा, और वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है वहां पर उसे अयोग्य मान दिया जाएगा, मतलब वो राष्ट्रपति के पद पर अब नहीं है। ठीक, तो ये जो महाभियोग की जो प्रक्रिया जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन हमारे देश में कभी भी इस तरह की नौबत नहीं आई है कि किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आया महाभियोग के बारे में, वही चीज के बारे में सारे आपके स्टेप बाय स्टेप लिखे गए हैं। देखिए, पहला वही लिखा गया था कि राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है और उसे महाभियोग कहते हैं। मतलब राष्ट्रपति को जब विशेष अभिक्रिया के द्वारा हटाएंगे तो वो क्रिया जो कहलाती है वो हमारा क्या कहलाती है, महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है। और यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है, 61। तो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उस प्रक्रिया का नाम क्या है, महाभियोग प्रक्रिया है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है,
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है, तो इसका क्या जवाब देंगे? अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है। अब इसके बाद जब आरोप आएगा तो उसकी बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरती है, जो आपको पहले बताया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया का चरण वो किस किस स्टेप में जाएगा, तो वही जैसे बताएं कि वो किसी भी सदन में अगर चला जाए तो उस सदन में उस प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 1/4 बहुमत सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। 1/4 सदस्य उसका समर्थन कर देंगे, मतलब वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, पारित नहीं होगी। पारित होने के लिए उसे कितना चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 मतलब 2/3, जितना भी सदन के सदस्यों की संख्या होगी उसका 2/3 बहुमत रहेगा, तभी वो सदन से पास होगा। ठीक। लेकिन प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए कितना? 1/4। तो वही बोला गया, आरोप का प्रारंभ या किसी सदन में या किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है, और जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। मतलब हस्ताक्षर कर दिए मतलब वो काम स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद सूचना और नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर लगाएंगे तो उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। कितना दिन पहले? 14 दिन पहले। जिसके कारण अगर राष्ट्रपति आ करके अपना मत भी रख सकते हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो अपना प्रतिनिधि को भेजेंगे वह संसद में कि आए और राष्ट्रपति के ऊपर क्यों अभिक्रिया लगाए, उसके अपना सदन में बात रख सकते हैं। इसीलिए उनको सूचना कितना दिन पहले मिलेगा? 14 दिन पहले। वही लिखा गया है, नोटिस और सूचना, आरोप का आशय की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी चाहिए। उसे जब महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो उनको 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा। ठीक। अब पारित होने के लिए बहुमत, ये अगर महाभियोग की प्रक्रिया पारित होती है तो बोला गया है कि प्रस्ताव पारित होने के लिए 2/3 बहुमत से अनिवार्यता है, जिसे पुनः सदन के लिए पारित होने के लिए भेजा जाएगा। मतलब एक सदन में पारित हो गया, दूसरा सदन में जाएगा तो वहां पर भी विचार करेगा वो लोग कि अच्छा ये महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर लगाई गई है तो क्या कारण है। वो जानने के बाद अगर वो सटीक पाया गया तो उस सदन में भी, एक सदन से 2/3 से पास हो गया, जब दूसरे सदन में भी जाएगी तो वहां पर भी 2/3 बहुमत से पास होना होगा, तब जाके महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर लगाई जा सकती है। वही लिखा गया, महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। कितने तिहाई बहुमत से? 2/3 बहुमत से होना है, जिसे पुनः दूसरे सदन में पारित होने के लिए भेजा जाता है, और दूसरे सदन पहले इन आरोपों की जांच करता है। मतलब एक सदन से आया दूसरा सदन में तो वो जांच करेगा कि क्या ये महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर लगानी चाहिए। अगर पूरी तरह सहमत होती है तो उस सदन में भी आपको 2/3 बहुमत से पास होना होगा। देखो फिर लिखा गया, वही महाभियोग के प्रस्ताव को दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ेगा। तो चाहे वो उच्च सदन हो, चाहे निम्न सदन हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, महाभियोग पारित करने के लिए कितना तिहाई बहुमत चाहिए? 2/3। अपने अपने सदनों की संख्या का 2/3 बहुमत उसे चाहिए, तभी वो पारित होगा। समझ में आए? और वो महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होने के लिए कितना वोट चाहिए? 1/4, मतलब 25% वोट चाहिए सदन का। ठीक है। और महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए। उसके बाद जो अभी बताएं कि जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी तो राष्ट्रपति को भी अपनी बात रखने का वो हक है उनका। इसीलिए अगर वो नहीं उपस्थित हैं तो अपने कार्यकारी अधिकारी को बुलाएंगे जो उनकी बात को रख सके। वही बात लिखा गया है, राष्ट्रपति की उपस्थिति। राष्ट्रपति को उनमें उपस्थित होने या अपने प्रतिनिधि, अगर वो नहीं आए तो अपने बदले किसी व्यक्ति को वहां भेज सकते हैं। वो प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। और महाभियोग के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद विधेयक पारित होने की तिथि से, आज पारित हो गया तो आज की तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। मतलब आज महाभियोग पारित हो गया तो आज के डेट से वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों सदनों में हमारा वो पारित हो चुका है। ठीक है।
तो बोला गया अभी तक हमारे देश में इस तरह का कभी भी महाभियोग नहीं लाया हुआ है। जितने भी महामहिम राष्ट्रपति बने हैं सभी ने अपने कार्य का निर्वहन अच्छी तरीका से किए हैं। अपने कार्यकाल उन्हें जितना भी वक्त मिला, चाहे वह कार्यकारी या राष्ट्रपति के लिए हो या पूर्ण राष्ट्रपति के पद पर हो, उन्होंने अपने कार्य का निर्वहन बहुत अच्छी तरीका से किया गया है। इसीलिए हमारे देश में कभी भी महाभियोग नहीं लाया गया है। लेकिन बोला जाता है ना, हर चीज का नियम कानून बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हो जाए तो क्या नियम कानून बनाए। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने वो व्यवस्था पहले ही रख चुकी है कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा कभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्हें राष्ट्रपति के पद से कैसे हटाया जाए। जैसे अमेरिका, ये क्या बोलते हैं, जैसे श्रीलंका पाकिस्तान में हो जाता है ना कि हटा दिया तो वहां पर प्रावधान किया नहीं हुआ, तो इसलिए वहां अगर बोलो नियम बना रहेगा तो सबको डर लगेगा कि भाई हम नहीं रह सकते हैं, इसीलिए वो गलती ही नहीं करेंगे। इसीलिए स्टूडेंट को ऊपर भी नियम लगाना चाहिए। अगर स्टूडेंट के ऊपर भी रूल, जहां होगा जिस स्कूल में या कॉलेज में रूल रेगुलेशन होगा वो स्कूल में देखो बच्चा लोग अच्छा रिजल्ट करता है। और जहां कुछ नहीं हुआ रूल रेगुलेशन, आज बस्ता उठाए चल गए, पढ़े ले, नहीं हुआ तो नहीं गए। सरकारी स्कूल में वही करता है। अब प्राइवेट स्कूल में काहे पढ़ता है, आना 8:10 आएगा तो गेट बंद हो जाएगा। अगर वही प्राइवेट स्कूल में सिस्टम कर दे तो नहीं पढ़ाई होगा बढ़िया से। टीचर्स आना है 8 बजे, आते हैं 10 बजे, 8 बजे के 10 मिनट लेट होगा, टीचर का अटेंडेंस कट जाएगा। तो किसी भी चीज को, किसी भी देश को डेवलप होने के लिए या कुछ भी करने के लिए, अगर अपने व्यक्तित्व को भी डेवलप करना है तो डिसिप्लिन आना ही पड़ेगा। जिस दिन आप डिसिप्लिन को फॉलो करने लीजिएगा सिस्टम, उसमें आपका इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगा। तो देखिए हमारे संविधान में सब चीज की व्यवस्था कर दी गई थी। किसी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे लोकसभा का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, उसके लिए हर सिस्टम बनाया गया है। इसलिए सारे सिस्टम से चल रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें आपके महाभियोग के बारे में थी। ठीक, अब इसके आगे आइए। तो हमने महाभियोग के बारे में कर लिया। अब हम लोग पढ़ सकेंगे कि राष्ट्रपति किन किन लोगों को नियुक्त कर सकता है। इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति किन किन लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, किन किन अधिकारी को। तो सबसे पहले है संघ के प्रधानमंत्री और मंत्री को नियुक्ति, मतलब उनका शपथ ग्रहण, मतलब उनको नियुक्त करते हैं। कैसे? सपोज दैट कि संसद का चुनाव होता है, संसद के सारे सदस्य लिखते हैं कि नहीं ये हमारे मनोनीत प्रधानमंत्री होंगे, तो राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करते हैं। क्योंकि कोई भी विधेयक कानून तभी बन सकता है जब तक उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर ना हो। तो सारे सदस्य बोलेंगे ये हमारे मनोनीत प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो वही बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी क्या क्या बन सकते हैं? संघ के प्रधानमंत्री और मंत्री। और मंत्री आया मतलब क्या? मंत्री परिषद, जैसे वित्त मंत्री, फाइनेंस मंत्री, रेलवे मिनिस्टर। तो इसका जो सिफारिश जो करेंगे प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि केंद्र परिषद का, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो बनेंगे तो उसका प्रधानमंत्री रहेंगे, और प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं ये हमारे वित्त मंत्री बनेंगे, ये फाइनेंस मंत्री बनेंगे, ये हमारा क्या आपातकालीन मंत्री बनेंगे, ये जनजातीय मंत्री बनेंगे। उनकी नाम की सिफारिश राष्ट्रपति के पास करेंगे तो राष्ट्रपति उनको सिग्नेचर करेंगे तो वो कार्यवाही बन जाएंगे। कौन सी सही माई बात? ये है आपका। तो देखिए राज्यों के राज्यपाल, अब राज्यों के राज्यपाल जो नियुक्त अधिकार करने किसका पास है? राष्ट्रपति के बारे में। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिर उसके बाद भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कर सकते हैं, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को। तो अभी बहुत सारे, सारा लिस्ट आपको दे दिया है, वन शॉट में एक बार रिपीट कर लीजिए। इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चल के पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक में। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। जैसे ऑप्शन दे देगा तो आप बताने में समर्थ हो। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन होते हैं? संघ के प्रधानमंत्री। अगला न्यायाधीश, अगला भारत के महान्यायवादी, अगला भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद भी है, देखिए उसके बाद लोक संघ सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसीलिए वहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा इनके पोस्ट को नहीं हटाया जा सकता है। कौन सा सही माई बात? तो वही बोला गया है, लोक संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? नहीं, न बदल गए हैं। चलिए जो देख लेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुसूचित जनजाति और जनजाति के जो अध्यक्ष बनेंगे उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगा।
और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल और प्रशासन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा भी जाता है, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगा। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति, और हमारे देश की जो भाषाएं होती है राजभाषा का भी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इतनी सारी पोस्ट जो है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या प्रधानमंत्री के परामर्श लेने के बाद राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेंगे। डायरेक्ट नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री के परामर्श पर। ठीक है, चलिए इसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति को जो पद दिया गया है उसमें उनको शक्ति भी दी गई है, और किस टाइप की, किस तरह की शक्ति है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, संविधान द्वारा राष्ट्रपति को मुख्य रूप से दो तरह की शक्ति प्रदान की गई है, एक सामान्य शक्ति, एक आपातकालीन शक्ति। सामान्य शक्ति का वर्णन किया गया है, आपातकालीन शक्ति भी हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य शक्ति के बारे में देखिए, क्या सामान्य शक्ति, जब हमारे देश एकदम सुचारू रूप से चल रहा है, उसमें किसी तरह की विघ्न और बाधाएं नहीं आ रही है, उस अवस्था में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति की सामान्य शक्ति दो तरह का मुख्य रूप से शक्ति है, एक सामान्य शक्ति और एक आपातकालीन शक्ति। तो सामान्य शक्ति कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे देश में किसी तरह का विपदा ना हो, युद्ध की स्थिति ना हो, या करें क्या, आपातकालीन शक्ति तीन तरह का है, पहले थोड़ा सा बोल दे रहे हैं। एक राष्ट्रपति शासन लगाना, एक वित्तीय अगर प्रॉब्लम हो, और देश में जब युद्ध छिड़ जाती है तब, तीन तरह की स्थिति होती है। तो उस तीन स्थिति अगर नहीं है, हमारे देश में सभी कुछ सामान्य रूप से चल रही है, तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं सामान्य स्थिति। तो राष्ट्रपति को जो सामान्य स्थिति जब देश में रहेगी, तो वो अवस्था में क्या क्या उनको पावर दिया गया है वो बताया गया है। पहली पावर दिया हुआ है कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका का मतलब हमारे देश में कार्यकाल कैसे हो, किस तरह के मंत्री का गठन किया जाए, वो प्रधानमंत्री के परामर्श से नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं। उस प्रकार हमारा देश का काम चलता है। ठीक है, आइए कार्यपालिका को बताए थे ना हम लोग, कितना अंग बताए थे, मंत्र अंतर में रहता है, 4 बताए थे। फिर उसके बाद विधायकी शक्ति दिया हुआ है, फिर उसके बाद वित्तीय शक्ति उनको पावर मिला हुआ है, न्यायिक शक्ति मिला हुआ है, कूटनीतिक शक्ति मिला हुआ है, और लास्ट में सैन्य शक्ति। क्योंकि हम लोग जानते हैं तीनों सेना का प्रमुख किन्हें माना गया है भारत में, भारत के राष्ट्रपति को माना गया है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना का अध्यक्ष हमारे कमांडर किसे माना गया, चीफ कमांडर किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। समझ आई बात। अब हम सब के बारे में एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। पहले हमारी है कार्यपालिका शक्ति। अब देखिए, कार्यपालिका शक्ति का जो वर्णन किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, 53 में। तो जो भारत राष्ट्रपति के कार्यपालिका की जो शक्ति है, ये संविधान के अनुच्छेद 53 में वर्णित किया गया है। क्या बताया गया है, राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यकारी शक्ति प्रदान करती है, लेकिन ये औपचारिक रूप से सभी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। मतलब वो काम खुद नहीं करते, उनके नाम पर। सपोज दैट जैसे मंगलम कोचिंग सेंटर्स है, ठीक है, हमने आज क्लास नहीं लिया, कोई दूसरे टीचर्स को हम नियुक्त किए हैं, वो क्लास लिए, लेकिन बच्चे बोले कहा मंगलम में पढ़े, मंगलम के टीचर पढ़ाए, ठीक है, तो नामकरण क्या हुआ, मंगलम का नाम हुआ। तो उसी प्रकार राष्ट्रपति काम नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के कार्य की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद नियुक्त होते हैं वो कार्य करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। वही चीज लिखा गया है अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्य शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन एक वर्ड जोड़ दिया है यहां पर, औपचारिक रूप से सभी कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं, और इन शक्तियों का प्रयोग उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या संविधान द्वारा प्रदत्त अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से होता है। वो खुद नहीं करते हैं, उनके द्वारा जो अधिकारी नियुक्त होते हैं उनके द्वारा होते हैं। और वो अधिविधेयक क्या बोलते हैं, कानून कब पारित होता है, जब वो राष्ट्रपति सिग्नेचर ना दे। मान लो हम कितना भी काम कर रहे हैं, हम कितना भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति उस काम को नहीं देंगे, विधेयक को सिग्नेचर करें, तो वो कानून नहीं बनेगा। सेम वे अगर हम कोचिंग दिए, कोई टीचर्स को अपॉइंटेड नहीं किए, तो पढ़ाएंगे क्या, ठीक है। तो राष्ट्रपति नहीं करते हैं, उनके मंत्री परिषद काम करते हैं, लेकिन नामकरण किसका होता है, राष्ट्रपति का, जो हमारे अनुच्छेद में वर्णन है। अनुच्छेद किसके तहत, 53 के तहत। फिर देखिए उसके बाद लिखा गया है अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया, फाइनेंस, फिर उसके बाद रेलवे मिनिस्टर नियुक्त किया गया। तो उनकी नियुक्ति तो करते हैं किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, और उसी की सलाह पर राष्ट्रपति फिर काम करते हैं। वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, 74 में वर्णित है।
उसके बाद अनुच्छेद 75(1) में लिखा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जो शुरू में बात बोले थे आपका कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति मतलब सारे सदस्य, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, जिस पार्टी को बहुमत है उसी में से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री बनेंगे। वो फिर व्यक्ति अपने बहुमत लेकर के राष्ट्रपति के पास जाते हैं कि मुझे इतने सदस्यों को, जितनी एक प्रधानमंत्री बनने के लिए सदस्यों की चाहिए बहुमत, वो बहुमत प्राप्त है, अब हम प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। तो राष्ट्रपति देख लेते हैं, ठीक है सारे सदस्यों का इनका बहुमत है, तभी उनको किया जाता है। आपको बताया था ना अविश्वास प्रस्ताव क्या होता था, जब बहुमत नहीं लेता आता था प्रधानमंत्री के खिलाफ तो प्रधान वही क्या हो जाता था, वो देश की सरकार समाप्त हो जाती थी। अविश्वास प्रस्ताव बताए थे ना, तो उसी के अंतर्गत वो प्रधान लेके जाते हैं सदस्यों के, नहीं हमारे सारे सदस्यों का उस एक्स नाम के व्यक्ति के प्रति पूरा समर्थन है, तो एक्स नाम का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसीलिए बोला गया, उसका वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। कि प्रधानमंत्री फिर बोलेंगे ठीक है ये हमारे कैबिनेट के मेंबर हो सकते हैं, तो वो मेंबर्स होंगे तो उनके नाम का मुहर लग जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। समझ में आई बात? तो इतनी प्रक्रिया आपका राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेट कर गई आधा घंटा, आ जाओ। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? चलिए अगला एपिसोड क्या है देखिए। उसके बाद बोला गया है, ध्यान से देखेंगे, बोला गया है अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और प्रशासन संबंधी सभी मामलों की सूचना दे जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए। अब देखो काम करेंगे तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर दिए और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जब अगर काम काज हो रहा है तो हम राष्ट्रपति भी तो सूचना ले सकते हैं कि किस हमारे देश में काम क्या हो रहा। तो वही बोला गया अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और प्रशासनिक संबंधी कार्यों को सूचना दे। प्रधानमंत्री किसको सूचित करेंगे, राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि काम कार्य सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया है वह केंद्र राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, मतलब जैसे होता है ना साउथ में चल रहा विवाद चल रहा है, पूरा विवाद मान लो कि इसमें झारखंड और बिहार में पूरा विवाद हो जाए तो इस विवाद का निपटारा के लिए राष्ट्रपति को यह राइट मिला गया है कि एक काउंसिल का गठन करेंगे। उसी काउंसिल का नाम है इंटर स्टेट काउंसिल, हिंदी में लिखा गया है राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति करेंगे। और किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 263 के द्वारा यह बताया गया है कि अगर इंटर स्टेट में कोई मामला आ जाए तो उस मामला का निपटारा कैसे हो, तो एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसकी कौन करेंगे सिफारिश, पर राष्ट्रपति के द्वारा होगा। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल का मैटर है, दोनों राज्यों में विवाद आया, इसे कमेटी गठन किया जाए और इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाए। फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श लेंगे कि ये जो निर्णय है किया जाए कि नहीं किया है। क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी काम अगर अपना करना चाहते हैं तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति अगर उस कानून को बनाना है तो प्रधानमंत्री की सलाह लेंगे, तभी वो कानून को, विधेयक को कानून में बदला जाएगा। सही में आई बात? सब आगे अभी बताएंगे। सपोज दैट हमारा पहले झारखंड बिहार कंबाइन था, तो झारखंड बिहार जब कंबाइन था, तो जब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय हमारे गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो कहने का मतलब अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते डायरेक्ट नहीं किए, वो सलाह दिए, राष्ट्रपति उनसे पूछे ठीक है क्या स्थिति है, यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो रहा, जिस कर से डेवलप होना चाहिए नहीं हुआ, तभी तो अलग किया गया। क्योंकि यहाँ पर जनरली क्या हुआ, झारखंड को अलग होने का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के आदिवासी बहुलता को बढ़ावा मिले। झारखंड अलग होने का मुख्य उद्देश्य ये था कि इसीलिए झारखंड को अलग किया गया था। यहाँ पर जनरली झारखंड अलग होने की मांग की, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या अलग ज्यादा है, इसी की प्राथमिकता के लिए अलग किया गया था। लेकिन उल्टा हो रहा, कोई डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल समझ में आ गया बात को? ठीक है, आगे देखिए। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त करता है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश का जो कंट्रोल रहता है वो राज्यपाल का अधीन रहता है, गवर्नर का अधीन में, और गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति।
तो जैसे हर स्टेट में एक राज्यपाल के नियुक्त होते हैं, राज्यपाल के बारे में जब पढ़ाएंगे तो पूरे डिटेल से पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब सपोज दैट उस राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो वहां राष्ट्रपति का कार्यवाहक के रूप में उस राज्य का राज्यपाल काम करेगा। सही, राष्ट्रपति वहां रहेंगे, वो तो दिल्ली में हेडक्वार्टर में, लेकिन उनका जो कार्यवाहक के रूप में हर राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है कि राष्ट्रपति जो फरमान जारी करेंगे उसको राज्यपाल मानेंगे और राज्यपाल उस स्टेट को कंट्रोल करेंगे। अगर राज्यपाल, जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री जाएंगे राज्यपाल के पास जाते हैं, राज्यपाल से विचार विमर्श होता है, अगर वो फॉलो करते हैं तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति अपने हर स्टेट में कार्यवाहक के रूप में राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो नीचे में वही लिखा, और जहां केंद्र शासित प्रदेश है वहां तो जो शासन व्यवस्थाएं जो चलती है वो राज्यपाल के अधीन चलती है। समझ में आई बात? जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री है लेकिन उनको सीमित पावर मिला हुआ है, पूरे पावर नहीं है, वहां पर कंट्रोल राज्यपाल का भी चलता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में भी कंट्रोल किसका करता है? राज्यपाल का चलता है। जहां जहां हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8, भूल नहीं जाना, इतना जल्दी भूल जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 और राज्यों की संख्या कितनी है? 28। और केंद्र शासित प्रदेश में किन 2 राज्यों से चुनकर क्या राज्यसभा के सदस्य जाते हैं? दिल्ली और पुडुचेरी। भूलना नहीं है, ये सब एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, चलो अब आइए, राष्ट्र की क्या लेजिस्लेटिव पावर, मतलब विधायकी शक्ति। कोई भी विधेयक जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो उसका भी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। क्या किया गया? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है। ये शुरू का क्लास में बताए थे राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति जो होता है संसद का 3 अंग बताया गया था। कौन कौन सा? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 79। तो संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत ये बताया गया है संसद के 3 अंग होते हैं। वो कौन कौन सा? बोलो। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो वही लिखा गया है, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। वह दोनों सदनों के अधिवेशन के लिए आहूत, मतलब वो दोनों सदनों का अधिवेशन के लिए बुला भी सकता है और उसे भंग भी कर सकता है। लेकिन हम आपको पहले बताए थे भंग केवल होता है लोकसभा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई है, क्योंकि वहां के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। तो इसीलिए बोला गया है राज्यसभा को माने अस्थाई सदन और लोकसभा को अस्थाई सदन। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनका का कार्यकाल समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आगे की लाइन में वही लिखा गया था कि वह दोनों सदनों के अधिवेशन में आहूत, मतलब वो बुलावा कर सकता है। तो दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। आपको बताए थे संयुक्त अधिवेशन के बारे में, फिगर के साथ बताए थे ना कि राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर बैठता है तो बुलावा राष्ट्रपति भेजेंगे, लेकिन उसका संबोधन कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। और आपको पता है, ठीक है। अब देखिए, तो बोला गया है कि उसे आहूत बुलावा कर सकता है और उनके अधिवेशनों को 17 वाशन, मतलब उसको स्थगित कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? मतलब आर्टिकल 85 या अनुच्छेद 85 के तहत यह वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति को यह पावर है कि संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है या उसे भंग कर सकता है। वो आर्टिकल आपका अनुच्छेद कितना है? 85। ठीक है, वही जो अभी हम बोले नीचे का लाइन में वही मेंशन किया हुआ है कि संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में वह दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। जो अभी बोले कि अगर दोनों सदनों में बगावत हो जाए, बगावत कहने का मतलब है अगर एक सदन में विधेयक पास हो और दूसरा सदन में पास ना हो, और ऐसी स्थिति में तो क्या हो जाएगा? विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो उन दोनों को विवाद का उस विधेयक को पारित कराने के लिए या उसमें क्या है जो आपको संयुक्त अधिवेशन में बताए हैं कि अगर उसमें मान नहीं रहा, क्या मानने की वजह है? आप विधेयक ले गए, 6 माह के भीतर उसको दूसरा सदन से वापस करना है राज्यसभा से,
क्यों नहीं वापस हो रहा? तब प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति महामहिम, राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्यों को बुलावा करते हैं और उसी बुलावा को क्या कहा जाता है? संयुक्त अधिवेशन बोला जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, लेकिन उसका अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। और किस आर्टिकल के तहत बताया गया है? 108, अनुच्छेद 108 के तहत बताया गया है कि दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे और संयुक्त अधिवेशन की बैठक को बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच में बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये सब नहीं भूलिएगा आप लोग, क्योंकि कहीं के आर्टिकल से रिलेटेड आपको मदद कहां करेगा? एक पूरा चैप्टर है आर्टिकल आपको पढ़ना, आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत क्या नियम होते, तब तक इसीलिए हम आर्टिकल पहले नहीं गए। आर्टिकल ना जाकर के इधर मेन में टॉपिक उठाए, जो आपको फिर वहां जब पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये आर्टिकल क्या कह रहा था, ये आर्टिकल क्या कह रहा था, ये आर्टिकल क्या कह रहा था। न तो खाली रटेगा, ये आर्टिकल, ये अधिकार, ये आर्टिकल, संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108, फिर भूल गए, फिर दिमाग से उड़ गया। फिर उसका ट्रिक्स भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये लेजिस्लेटिव पावर आपको राष्ट्रपति को क्या क्या दिया गया है, समझ में आई बात? चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद में वही चीज लिखा हुआ है। अब उनके पावर के बारे में चल रहा है, लेजिस्लेटिव पावर। बोला गया लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात, ये भी बताए थे शुरू में राष्ट्रपति का जब संक्षिप्त वर्णन बता रहे थे कि जब भी हमारे देश में संसद का या लोकसभा का चुनाव होता है तो उनके प्रथम सत्र को या प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक अधिवेशन को वो प्रतिनिधित्व या उसको बोलते हैं। क्या वही बोला गया है? लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात, सपोज दैट अभी हमारा लोकसभा का चुनाव होगा, भंग समाप्त हो गई है, तो नई जब लोकसभा के जब सदस्य के नॉमिनेट होकर जाएंगे लोकसभा में संसद, तो वो प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में अथवा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन, क्या लिखा गया है? संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करेंगे, संबोधित करेंगे। जैसे अभी हमारा अभी तो खत्म हो गया कार्यकाल 5 साल का, अब हमारा नया प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो सपोज दैट जितने भी राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से सांसद चुन के सिलेक्ट होकर के जाएंगे कहां? लोकसभा में। ठीक है, तो उनके जो अभी तो पहला सत्र चालू होगा, मतलब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा लोकसभा का कार्यकाल, तो पहला कार्यकाल को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। तो इस साल तो हो गया, अगला साल तो कोई प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होगा, तो अगला साल हर सत्र में वो क्या होगा? राष्ट्रपति उनको संबोधित करेंगे। और आपको बताए थे कि संयुक्त अधिवेशन कहां होती है? संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। कहां पर? सेंट्रल हॉल में। उसी सेंट्रल हॉल में राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य बैठेंगे। उसकी अध्यक्षता बार बार रिपीट कर रहे हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे और उसको संबोधित कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका नीचे में वही लिखा गया है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है, अतः प्रत्येक विधेयक पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। जो बार बार रिपीट कर रहे, अब राज्यसभा से वो विधेयक को पारित कर दिए, लोकसभा से भी पारित कर दिए, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति का उन पर विधेयक पर सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो विधेयक ही बना रहेगा, कानून नहीं बनेगा। और कानून नहीं बनेगा तो जनता के ऊपर लागू नहीं होगा। समझ बात? तो इसीलिए कोई भी विधेयक कानून कब बनेगा? जब उनके ऊपर किसका हस्ताक्षर हो जाएंगे? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद ही वो विधेयक कानून में बदल जाएगा। कौन सा समझ में आई बात? आगे देखिए, उसके बाद देखिए ये बार बार रिपीट किया गया था ना, बताया गया था ना कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते हैं, किंतु साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के दोनों भेज सकते हैं। मतलब अगर कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के पास गया तो उनको मना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर उसके बाद करेक्शन करके फिर राष्ट्रपति के बाद भेजा जाएगा, अगर नहीं माने तो पुनः वो पारित माना जाएगा। लेकिन साधारण विधेयक धन विधेयक के अलावे जो होगा उसका पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजा जाएगा। यदि संसद द्वारा पुनः उसे बहुमत से पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकती है। मतलब अगर साधारण विधेयक हुआ, बोला कि नहीं अभी इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ सुधार कीजिए, फिर गया, फिर दोनों सदनों से पारित कर दिया, तो एक बार गया तो उसको अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार गया तो राष्ट्रपति उसको मना नहीं करेंगे, उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो पहली पाप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई विधेयक माने धन विधेयक के अलावा अगर वो राष्ट्रपति के पास पहली बार जाएगा तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन जब दूसरी बार जाएगा तो उसको अस्वीकार नहीं कर सकते, उसको पारित करना ही पड़ेगा। कौन सा सही बात? चलिए अब आइए,
आगे अभी उसी में चला गया है, अभी चल रहे उसमें बात आपका कुछ कुछ ऐसी विधेयक है जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या बोला गया? विधेयक जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। कुछ ऐसे ऐसे विधेयक है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भी पारित नहीं किया जा सकता है। क्या है? राज्य का निर्माण। राज्य का निर्माण है तो राष्ट्रपति को लेना होगा। वर्तमान राज्यों की सीमाएं या नाम, जैसे सब झारखंड का नाम बदलना चाह रहे तब बदलें कैसे? राष्ट्रपति का परमिशन लेना होगा। ठीक है, वही लिखा गया है बिना संसद में प्रस्तुत, मतलब राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मतलब ये सभी जो बातें लिखे हैं राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तभी उस विधेयक को पारित किया जा सकता है कि हाँ करें कि नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति। तो बोला गया भाई क्या क्या बोला गया? नए राज्य का निर्माण। अब बोलो झारखंड से हजारीबाग को अलग कर दें, चलिए तो करने जाएंगे तो ऐसे ही कर देंगे? नहीं, परमिशन लेना पड़ेगा कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं राष्ट्रपति से। ठीक है, वो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है आपका? अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 में यह वर्णित किया गया है आपका। और एक धन विधेयक बोला गया था ना, धन विधेयक जो अनुच्छेद कितना में वर्णित है? आप तो ये सब रटाते जाना चाहिए। फिर भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित विधेयक। संचित निधि मतलब आपको बताए थे ना, वो पब्लिक का पैसा, जहां पर टैक्स वो पैसा होता है जो जमा होता है उसी को संचित निधि कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जब चाहे पैसा निकाल के खर्च, जब चाहे ना, तो राष्ट्रपति का परमिशन लेना है कि हमारे देश में अब वो पैसे की दरकार है, तो राष्ट्रपति से परामर्श लेंगे तब वो खर्च करेंगे। तो वही बोला गया भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित विधेयक अगर लाना होगा तो परमिशन लेना पड़ेगा। और वो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 266 में वर्णित है कि संचित निधि से अगर पैसे का व्यय करना है तो आप इस अनुच्छेद के तहत कर सकते हो सकता है। जैसे संचित में पैसा जमा है, अब ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर चाहे 2 लाख करोड़ निकाल दी तो जवाब देना पड़ेगा ना, क्या किए, किस वजह से कर रहे हैं। अगर हर किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तब तो अपने ही राजा बन जाएंगे। सही में ये बात? तो हाँ, तो ये भारत, ये जो राष्ट्रपति का लेजिस्लेटिव पावर था उनके बारे में बताया गया। ठीक है, आइए अगली शक्ति जो वीटो पावर, सुने हैं ना नाम ना। तो वीटो का मतलब होता है रोकना, किसी भी विधेयक को कहां पर किस तरीका से रोका जा सकता है उसके बारे में। तो राष्ट्रपति महोदय को यह पावर मिला हुआ है कि उस वीटो को किस किस कंडीशन में लिखा जा सकता है, रोका जा सकता है। वही बोला गया है वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है रोकना। देखिए रोकना लिखा हुआ है ना। बोला गया भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टता वीटो शक्ति प्रदान नहीं गई है, किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को अधोलिखित 3 प्रकार का वीटो पावर दिया गया है। 3 तरह का वीटो पावर हमारे संविधान में कहीं मेंशन नहीं है कि वीटो पावर राष्ट्रपति को होना चाहिए। अधोलिखित मतलब वो संपूर्ण नहीं है, उनको वीटो पावर दिया जा सकता है भी नहीं भी, लेकिन हमारे देश में उनको कुछ पावर मिला हुआ है। वो 3 तरह का वीटो पावर है। पहला वीटो पावर है अनैतिक वीटो, जिसे एब्सोल्यूट वीटो होगा। ठीक है, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, फिर उसके बाद जेबी वीटो। जेबी वीटो मतलब पॉकेट वीटो। ये तीनों वीटो के बारे में बता रहे हैं। तो पहला है आत्यंतिक वीटो, जिसके एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है समझिए। अब एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है इस वीटो का प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है और इस कारण यह विधेयक समाप्त हो जाता है और विधेयक किसी अधिनियम नहीं बन पाता। सपोज दैट कि आप कोई विधेयक पारित किए और राष्ट्रपति के पास रखा हुआ पड़ा हुआ है, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है, वो जो का त्यों रहा, तो उसका तो है कि 14 दिन का भीतर रिटर्न करना है आपको सदन में। तो अगर नहीं रिटर्न किए या 6 माह के भीतर आपको रिटर्न करना है, 6 माह के भीतर में अगर राज्यसभा में वापस नहीं गया तो फिर रिटर्न नहीं बन पाएगा। तो कहने का प्रावधान यह है कि अगर कोई दोनों सदन से पारित हो गया और वो विधेयक राष्ट्रपति के पास चला गया और राष्ट्रपति उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट सेंस में राष्ट्रपति ने उस पर रोक लगा दी। सपोज दैट कहने का सेंस है कि अगर हम कोई बच्चा हमारी क्लास में पढ़ने आ रहा 6 महीना से गायब है, सपोज दैट, तो इसका मीनिंग क्या? वो पढ़ना नहीं चाह रहा, इसका मीनिंग यही हो रहा। तो वैसी तरह अगर कोई राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक चला गया और राष्ट्रपति उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है, वो राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर रोक लगा दी है और उस रोक को कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। सहमत बात? तो वही लिखा गया है कि और इस कारण यह विधेयक समाप्त हो जाता है और विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता है।
तो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया और गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लिए गए विधेयक को ही वीटो पर लाया जाता है। अब ये समझिए गैर सरकारी क्या होता है। गैर सरकारी सदन का मतलब संसद हाँ बजाएगा, संसद वो लोग भी आनंद लेगा। हाँ तो उसको थोड़ा दरवाजा को भी बंद कर दो, हमको कम चिल्लाना पड़ेगा। ये भी वाला वुडन वाला लकड़ी वाला, हाँ पूरा लगा दो, लॉक कर दो, ठीक है। तो कहने का सेंस ये रहा कि ये जो विधेयक पर रोक कैसे लगाया जाता है। सपोज दैट गैर सरकारी अधिकारी, सपोज करो उस विधेयक को ना वित्त मंत्री माने ना कैबिनेट मंत्री माने, संसद का कोई सदस्य लेकर के जाता है। संसद का तो हर राज्य से चुन के रहता है, तो वो विधेयक अगर लाना चाहे तो उस विधेयक को क्या करेगा, उसको राष्ट्रपति पारित नहीं करेंगे। दूसरी नंबर बात, सपोज करो अभी एक गवर्नमेंट चल रही थी, इस गवर्नमेंट ने कोई विधेयक लेकर के आया तो कार्यकाल समाप्त हो गया। अब एक्स नाम के गवर्नमेंट ने उस विधेयक को लेकर के राष्ट्रपति के पास भेज दिए थे। अब एक्स नाम का जो गवर्नमेंट चल रही थी उसका नहीं हुआ, दूसरी कार्यकाल में एक्स नाम का गवर्नमेंट नहीं बना, वाई नाम का गवर्नमेंट बन गया, तो ये विधेयक को राष्ट्रपति समाप्त कर देंगे। समझ में आई बात? बोले तो नहीं समझ में आया कुछ? कहने का सपोज दैट कि विधेयक जो जनरली सपोज एग्जांपल के वित्त मंत्री, ठीक है, अभी रेलवे की परीक्षा जैसे हो जाए, रेल मंत्री नया विधेयक लेके आए कि जितना देश का बच्चा है वो पूरा बच्चा को फ्री में जाएगा एग्जाम सेंटर देने के लिए, हर ट्रेन में चढ़ जाएगा, आम पब्लिक नहीं चढ़ेगा, जितना पहले स्टूडेंट रहेगा पहले सारा ट्रेन में बुक कर लेगा अपना सीट। तो वो क्या हुआ, लेके आए मंत्री, रेल मिनिस्टर लेकर के आए। आप सपोज करो अभी वो रेल मिनिस्ट्री का कार्यकाल समाप्त हो गया, अगली बार नया रेल मिनिस्ट्री बता, तो आप जो गए थे तो वह राष्ट्रपति के पास था, वो विधेयक कानून नहीं बना था, तो वो खत्म हो जाएगा, फिर नया सिस्टम आएगा। कौन से समझ में आई बात? ये फाइनेंस, ये आप कैबिनेट मंत्री हुआ। आप सपोज करिए कि एक आम मिनिस्टर, माने मिनिस्टर नहीं कहेंगे, एक आम पार्लियामेंट का मेंबर, वो अपना मन से, सपोज दैट आप पार्लियामेंट के मेंबर है, आप चाहते कि नहीं मेरा हजारीबाग में बहुत डिस्टर्बेंस हो, यहां पर क्या हो जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दे, डिस्टर्ब ना हो, एज फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा लेकिन वो विधेयक नहीं बन पाएगा। तो उस तरह के पावर को यूज करते हुए राष्ट्रपति जो वीटो लगाते हैं, उसी वीटो का नाम है एब्सोल्यूट वीटो, जिसको हिंदी में कहा गया है आत्यंतिक वीटो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो किस किस स्थिति में ये एब्सोल्यूट वीटो लगता है पता हो गया। अगला वीटो देखिए, उसके बाद है सस्पेंसिव वीटो, जिसको बोला जाता है निलंबनकारी वीटो। ठीक है, ये क्या होता है निलंबनकारी वीटो, समझिए। बोला गया निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक, दो विधेयक को छोड़कर, संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़ करके राष्ट्रपति द्वारा संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेज दिया जाता है। मतलब अगर आप कोई वीटो को भेजे, मतलब दोनों राज्य से पारित कर दिए, राष्ट्रपति को लगा कि इसमें और कोई सुधार की जरूरत है, तो उसका पुनर्विचार करने के लिए फिर वापस दोनों सदन में भेज देता है। अब राष्ट्रपति दोनों राज्यसभा लोकसभा से चला गया राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति ने उस विधेयक को स्वीकार नहीं किया, उस पर पुनः विचार करने के लिए कहां कर दिया, फिर रिटर्न कर दिया, कहां पर, राज्यसभा और लोकसभा में रिटर्न कर दिया। तो उस जो रोक लगाए उसी को कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी, निलंबित किए हैं उसे पूरा तरह कैंसिल नहीं किए। समझ में आई बात? तो उसी को निलंबनकारी वीटो कहते हैं। केवल दो वीटो पर अधिकार नहीं है इसका सस्पेंसिव वीटो, वो क्या है, संविधान संशोधन और धन विधेयक को। ठीक, उसके बाद अगला बोला गया है इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों, मतलब लगभग सभी देशों में जहां पर संवैधानिक कार्रवाई होती है, ये जो होता है सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो का प्रयोग होता है। ठीक, आगे लाइन में लिखा हुआ है, यदि संसद विधेयक पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके अथवा बिना संशोधित किए राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सम्मति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो वही आपको बोले थे ना, पहली बार हम विधेयक को भेजे राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी ने फिर उन पर पुनः विचार के लिए हमको सदन में भेज दिया गया, और फिर सदन से राष्ट्रपति के पास दोबारा गया, तो उस अवस्था में राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पहला केस में अस्वीकार करेंगे, लेकिन दोबारा रिटर्न करके जाएगा वो फिर राष्ट्रपति महोदय के पास, तब वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उनको पास करना पड़ेगा। सही में बात? तो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास दो छोड़ के, संविधान संशोधन और धन विधेयक के अलावा राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए कितना बार भेजा जा सकता है, 2 बार, और दूसरी बार उनको स्वीकार करना अनिवार्य है। सही में आई बात? देखिए
तो अगर क्वेश्चन से ही समझ में आया, सस्पेंसिव वीटो निलंबनकारी मतलब अगर दोनों सदन से पास होकर के राष्ट्रपति के पास चला गया और राष्ट्रपति ने उस वीटो को क्या कर दिया, पुनर्विचार के लिए फिर सदन में भेज दिया, तो वो अवस्था कहलाती क्या है, निलंबनकारी या सस्पेंसिव वीटो। और एब्सोल्यूट वीटो का कहने का मतलब है दोनों सदन से गया और वो जा करके राष्ट्रपति के पास ही है, राष्ट्रपति उस पर कुछ भी विचार नहीं कर रहे, कोई सहमति नहीं दे रहे, राष्ट्रपति के पास ही है, तो उस अवस्था वीटो पावर को कहते हैं क्या हम लोग, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। ठीक है, हिंदी नाम आपका थोड़ा डिफिकल्ट है, इंग्लिश नाम थोड़ा आसान है। चलिए अब आइए जेबी, जेब समझते हैं ना, जेब पॉकेट, तो इस तरह का वीटो भी मिला हुआ है, सुन लीजिए, नहीं सुने तो अब सुन लीजिए। ये पॉकेट वीटो क्या होता है, हाँ देखिए ये लाया गया हमारे देश में ज्ञानी जैन सिंह के समय में लाया गया था, डाक अधिनियम जिसमें पारित किया गया था, वो जेबी वीटो लाया गया था। सुन लीजिए, देखिए क्या है, देखिए पॉकेट वीटो क्या है, पॉकेट मतलब वही होता है, हिंदी बोलते हैं ना जेब, अरे जेब कतरा, जेब कतरा मतलब क्या, पॉकेट को काट के ले गया, पॉकेट का पैसा निकाल के ले गया। ठीक है, तो जेबी वीटो क्या होता है, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है पॉकेट वीटो। बोला गया पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है और ना ही स्वीकृति देता है और ना ही पुनर्विचार करता है, कोई कंडीशन नहीं, आप भेज दिए चुपचाप, मैंने साइलेंट मोड हो गया, ना तो उस पर अपने सहमति देंगे, ना बोलेंगे जाओ पुनर्विचार के लिए राज्यसभा में जाओ, और ना ही उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह के विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं, जब पड़ा रहा अनिश्चित काल तक, कोई इस पर सुनवाई नहीं, जब तक है पड़ा हुआ है, डस्ट उस सब पड़ रहा हूं। ठीक है, सुनवाई नहीं होती है, तो देखिए वही लिखा गया है, राष्ट्रपति पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि उनके समक्ष अस्वीकृति के लिए आए गए विधेयक का निर्णय करने के लिए संविधान में कोई समय सीमा नहीं है। पॉकेट वीटो के बारे में हमारे संविधान में कोई मेंशन नहीं है कि राष्ट्रपति को इतने समय के बाद पुनर्विचार के लिए वापस रिटर्न करना है। तो जानते हैं ना, जहां पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो वहां अपना मन का मालिक। जैसे सपोज दैट कि आप जैसे बोल देते हैं मंगलम कोचिंग सेंटर में जो विद्यार्थी पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो यो पास, तो कोई पढ़ेगा, ना पढ़ा तो पास हो। अभी गवर्नमेंट बोल दे रेलवे में खाली पास, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब जिसको चाहिए वो खाली परीक्षा दे देना, लिखना उखना कुछ नहीं, पास, कोई पढ़ेगा विद्यार्थी नहीं। लेकिन यहां सिस्टम बनाया गया, नहीं, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, एग्जाम भी करना पड़ेगा, अपना मेरिट में लाना होगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। ये हमारा सिलेक्शन का प्रोसीड्योर बनाया गया है। तो अगर ये प्रोसीड्योर नहीं बना रहता तब क्या होता, सभी पास जाता, तो कोई ध्यान देता पढ़ाई लिखाई पर नहीं। एग्जाम्पल बता रहे थे बाबा, कोरोना का समय में क्या था, कोरोना का समय में 10 और 12 का बोर्ड का परीक्षा तो लेना अनिवार्य था, लेकिन हर स्टेट ने कंपलसरी क्या किया कि ठीक है उपस्थिति हो जाए, उसका एवरेज वाला मार्क। कोई बच्चा पढ़ रहा था, पूरा एकदम खुश, सब टॉपर बन गया था, पूरा टॉपर बन गया था, 90% बिना लाए 90%। आप बोलेंगे 90% आ गया था, इतना पढ़े थे, समझ रहे हैं। अब भले वो सपोज करो अपना जूनियर वाला को क्या देगा, सपोज दैट उसका 40 साल के बाद वो बात बोलेगा, देखिए हम लोग पढ़ाई किए थे 90% लाए थे, तुम लोग क्या पढ़ता है, और उसको बता देना कि कोरोना वाला थे आप। तो जूनियर वाला जानेगा, मान लीजिए जिसका जन्म नहीं हुआ है, तो यही चर्चा अगर 20 साल के बाद करेगा सर्टिफिकेट का, तो जाने नहीं गया, देखिए तो इतना पढ़ाई लिखाई किया 90% लाए थे, तुम लोग क्या पढ़ता लिखता है। तो खाली मतलब कोरोना वाला नहीं थे। तो कहने का मतलब वही है कि जब तक कोई नियम कानून नहीं बनेगा तो उसकी अहमियत नहीं रहेगी। तो वही बोला गया है कि कोई भी विधेयक अगर हमारे संविधान राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है और राष्ट्रपति उन पर किसी प्रकार का ना तो पुनर्विचार करने के लिए करते हैं, ना संसद द्वारा दिया जाता है, वो अनिश्चित काल के लिए उनके पास पड़ा रहेगा, तो उस तरह के वीटो को कहा जाता है आपका पॉकेट वीटो। अब समझिए ध्यान से, देखिए इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने 1986 ईस्वी में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया गया था। कि डाक संशोधन विधेयक, जो देख लीजिए, जब कोई विधेयक गया है तो अच्छा से पढ़ना है, तब समझ में आए ना। कभी भी एग्जाम में पूछ देगा कि जेबी वीटो कब पारित किया गया था, किस राष्ट्रपति के द्वारा, तो देखिए राष्ट्रपति का नाम क्या था, ज्ञानी जैन सिंह। कब, 1986 में। किस अधिनियम पर रोक लगाए थे वो, डाक संशोधन अधिनियम, याद रहेगा ना। तो डाक संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी में राष्ट्रपति जब ज्ञानी जैन सिंह थे, इसके द्वारा भेजा गया था, तो वहीं पढ़ा रहा, पारित नहीं हो पाया। ठीक है, बाहर समझेगा नहीं, सोचेगा छुट्टी नहीं है, कैमरा में लगा हुआ है,
देख लेंगे, कोई आएगा तो हमने एक बार पटकेगा। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन, ठीक है, नहीं है कोई। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, न्याय के संबंध में शक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देखिए बहुत इंटरेस्टेड है। बोला अगर राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति का अधिकार जो मिला गया है वो अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और सलाह प्रधानमंत्री, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत, 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष जो न्याय, ये क्या बोलते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत, 124 के लिए। और अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्याय, उच्च न्यायालय मतलब हर राज्य में एक एक उच्च न्यायालय होता है। जैसे झारखंड का हाई कोर्ट कहां पर है, रांची में है, तो ज्यादातर वो देश की राजधानी में, जिस राज्य की जो होती है कैपिटल वहीं पर आता है वो, ठीक है। तो कहा जाता है कि अनुच्छेद 2 से, याद रखिएगा अनुच्छेद, इसीलिए इसमें व्हाइट कलर डाला हुआ है, जो जो जिस कलर से लिखा हुआ उसकी कुछ अहमियत है। तो आर्टिकल या अनुच्छेद 124 के तहत किसकी नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। और आर्टिकल 217 के अंतर्गत किसको अधिकार प्राप्त है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त किया गया है। और ये जो बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियम का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। मतलब किसकी नियुक्ति किया जाए, क्या प्रक्रिया में चेंज बदलाव हो, तो वो इस अधिनियम के तहत कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसका यही है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा गया है अनुच्छेद या आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। सपोज दैट कुछ कानून पास कर दिया जाए तो उस कानून को सलाह मशवरा लेने के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे कि उस विधेयक को पारित किया जाए नहीं किया जाए, इसको पारित करने के बाद क्या समस्याएं आएगी, क्या इसका समाधान हो। तो सलाह मशवरा करने के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगेंगे और उनको परामर्श भी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे आर्टिकल में मेंशन है किस अनुच्छेद के तहत, 143 के तहत ये मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय को परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है। समझ में आई बात। अभी इसका और भी इंटरेस्टेड चीज आएगा, आगे देखिए। क्षमादान सुने हैं ना, तो राष्ट्रपति किन किन अवस्थाओं में क्षमा कर सकते हैं, यही उसकी न्याय का सबसे पावर है। कोई व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया हुआ है तो एक ही हमारे देश के हैं माननीय कौन, राष्ट्रपति महोदय, कि वही उसको क्षमा कर सकते हैं, उसकी सीमा को कम कर सकते हैं, उसकी सीमा कठोरता को साधारण में बदल सकते हैं। तो किस किस तहत कर सकते हैं, देखिए अब लिखा हुआ है अनुच्छेद 72 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। और हमारे देश में किसी को भी यह पावर नहीं मिला हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया गया है उसके मृत्यु दंड को समाप्त कर दे। वो एकमात्र हमारे देश के व्यक्ति हैं, वो कौन है, राष्ट्रपति। और वो किस अधिनियम के तहत कर सकते हैं, अनुच्छेद के तहत 72। एकदम दिमाग में लॉक हो जाना चाहिए कि किसी को अगर मृत्यु दंड मिला तो बोलना अनुच्छेद 72। मृत्यु दंड मिला तो अनुच्छेद कौन सा, 72 के तहत ही उसके मृत्यु दंड को समाप्त किया जा सकता है और वो माफी राष्ट्रपति करेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति जो होता है इस पावर आर्टिकल का यूज करके एक व्यक्ति को किस तरह से किसकी आयु को घटा सकते हैं, उसकी क्षमा को कम कर सकते हैं, सभी का एकदम पॉइंट टू पॉइंट और वर्ड टू वर्ड लिख दिए। ध्यान से समझिए, देखिए क्या लिखा गया है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को दंड या क्षमा ये 4 अवस्थाओं में कर सकते हैं। क्या क्या अवस्थाएं दिए गए, देखिए। प्रतिविलंबन, अब ये क्या होता है प्रतिविलंबन का मतलब, पहला वो रूल लगा सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत, खोल दो। ऐसे तो कोई प्राणी नहीं है, नहीं है कोई प्राणी, बंद करो, नहीं तो फिल्मी दुनिया का सॉन्ग चलेगा, ठीक है। तो देखिए
पहला वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं, प्रतिलंबन। तो क्या होता है प्रतिविलंबन का मतलब क्या होता है, मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाना। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो राष्ट्रपति महोदय ने अनुच्छेद 72 का यूज करके अगर उनके ऊपर प्रतिविलंबन लगा दिया तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं मिलेगी। वही बोला गया मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी मतलब कुछ पल के लिए उसे निलंबित किया जा सकता है, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड लिखा गया है परिहार। परिहार का मतलब क्या होता है, दंड की प्रक्रिया में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर दे। उसके ऊपर बहुत धाराएं लगा देती है कि पहले मृत्यु दंड होने से पहले ये करना है, ये करना है तब। तो वही बोला गया है जब राष्ट्रपति महोदय उस व्यक्ति के ऊपर जिसको मृत्यु दंड की सजा दी गई है उसके ऊपर अगर प्रतिहार लगा देंगे तो दंड की प्रकृति मतलब जिसका नेचर होगा उसमें परिवर्तन, उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन दंड जैसे 10-12 डोज के ऊपर लगा दिया गया है उसको कम कर देंगे, 1-2 घटा के कर देंगे। तो वो किसके तहत करेंगे, प्रतिहार के तहत। और किस आर्टिकल के तहत, 72 में 4 तरह का उनको पावर मिला हुआ है। ही नहीं कि डायरेक्ट एकदम वो इतना हो जुल्मकारी, ठीक है, बहुत रहम हुआ, कुछ अच्छा काम किया होगा, समाज सेवा किया होगा तो चलो मृत्यु दंड से डायरेक्ट नहीं, उसका देखा जाता है उसे कैरेक्टर क्या, इसको कौन सा नियम लगाया जाए कि इसको कहां तक रोका जाए। नहीं तो हर आदमी बोलेगा चलो राष्ट्रपति महोदय बात क्षमा कर ले, नहीं, कंडीशन बना हुआ है। और राष्ट्रपति बोले ना कोई भी नियम कानून का परामर्श लेकर दंड देंगे तो किससे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास जाएंगे, क्या ये व्यक्ति क्षमा करने, क्योंकि आखिरी अपील आप कहां करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में करते हैं। तो वहां जब जाएंगे तो वहां भी आएंगे तो वही परामर्श लेंगे अपने न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारी से क्या इसको किया जाए, तो वहां भी नहीं होगा तो फिर फाइनली सुनवाई राष्ट्रपति के पास जाएगा अंतिम कि अब कैसे जाए, अब उसको कैसे क्षमा माफी मिले। तो 2 समझ में आ गई बात। तीसरी लिखा गया विराम। अब इसका मतलब, विराम का मतलब क्या होता है, किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाए, उसकी जितनी सजा था उसकी सजा को और भी घटा के कम कर दिया जाए तो उसको विराम मतलब रोकथाम। और एक है लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है दंड की कठोरता को कम करना, मतलब उसको बहुत कठोर से कठोर सजा दिया गया है तो उस कठोरता की सजा को कम करना, तो उसको क्या कहा जाता है, लघुकरण। मतलब राष्ट्रपति किसी भी, इसीलिए तो इसका सबका मीनिंग जो संविधान में जो लिखा गया है ये सब संवैधानिक मीनिंग लिखा हुआ वर्ड है। जो संविधान निर्माताओं ने जिस जिस वर्ड का वो यूज किया गया है वो सभी वर्ड आपको लिखे हैं, और उसका वर्ड तो पब्लिक के लिए तो नहीं है। जो पॉलिटिकल रहेगा, जो संविधान का पढ़ाई करेगा वही तो मीनिंग समझ में आएगा। तो लिख देंगे प्रतिविलंब का होता पते नहीं, रट रहे हैं तो उसका मीनिंग समझ में आएगा तब तो कि क्या उसका मतलब होता है, प्रतिहार का मतलब क्या होता है, विराम का संवैधानिक मीनिंग क्या होता है, लघुकरण का संवैधानिक मीनिंग क्या होता है। लिख दिया कोई व्यक्ति को क्या विराम, अब वो छटपटाइले कहा लिख दिया विराम का, मैं तो कोई एडवोकेट के पास जाएगा क्योंकि उसका मीनिंग तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल अनुच्छेद कितना है 72। जो भी एडवोकेट होते हैं आर्टिकल ही ना पढ़ते हैं, इतना आर्टिकल के तहत इसको सजा जाए, इसको माफी मिला जाए, इसको बेल मिला जाए, यही सब पढ़ाया जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत बताया गया है, 72। और कितने तरह से किसी व्यक्ति को क्षमा की जा सकती है, 4 तरीका से। पहला है प्रतिविलंबन, दूसरा क्या है प्रतिहार, तीसरा क्या है विराम, और चौथा क्या है लघुकरण। इतना आपको डिटेल में नहीं याद पूछेगा एग्जाम में, खाली यही याद रखना कि इस आर्टिकल के तहत क्षमा दंड दिया जा सकता है, ठीक है। कभी हायर लेवल पर जाएंगे तब, नहीं तो ये आपके काम लगेगी, ठीक है, लेकिन बता दे रहे। आइए उसके बाद फाइनेंशियल पावर। राष्ट्रपति को भी पावर मिला हुआ है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल पावर का मतलब होता है राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां। क्या क्या उनको वित्तीय शक्तियां मिला हुआ है, ध्यान से समझिए। बोला गया प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या विवरण राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। तो वर्तमान में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं। आ जाओ आ जाओ, लगा दो, ठीक है लगा दो। अब इसको भी उसको भी नहीं तो पढ़ने का छोड़ करके दूसरा दिमाग चल जाएगा। अच्छा ठीक है, होना चाहिए दिमाग, स्टूडेंट लाइफ है ना, थोड़ा एकाग्रता नहीं रहेगा तो फिर
देखिए, तो कहने का मतलब जो होते हैं, आपको पहले बताएं कि कैबिनेट मंत्री का जो नियुक्ति होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। तो वित्त मंत्री जो होंगे वो देश के दोनों सदनों में जब अपने वित्त बजट जो पेश किया जाता है वो दोनों सदनों के सामने रखा जाता है, तो उसका जो वो किसके प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते हैं? राष्ट्रपति का। वही बोला गया प्रत्येक वित्त वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्त का वर्णन राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति खुद नहीं आ सकते, अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। तो किस आर्टिकल के तहत कहा जाता है? अनुच्छेद आर्टिकल 112 के तहत यह बात बताई गई है। अगला बोला गया है राष्ट्रपति के अनुमति के बिना भी वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति अगर उस पर परमिशन नहीं दे तब भी वो विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होगा। किस अनुच्छेद के तहत पारित नहीं किया जा सकता है? तो 117 माने हर चीज का देखो एक एक जगह कायदा कानून बनाया गया है। ठीक है, तो कायदा कानून उतना अगर हम लोग जान जाएंगे तो किसी से कोई डरेगा नहीं। तो हम लोग क्या होता है, जब तक नहीं पता है तब तक डर है। तो इसीलिए तब सोचिए आज कम से कम लाइफ स्टाइल में जीने के लिए बच्चों को तो हम तो बोलते हैं कि क्लास 1 से अगर उसको आर्टिकल पढ़ाया जाए संविधान की, तो ज्यादा बड़ा किताब नहीं होती है, आर्टिकल का इतना बड़ा किताब है। मतलब संविधान का तो अगर उसको पढ़ाना चालू करे तो वो एकदम पूरा एक्सपर्ट हो जाएगा कि नहीं। आर्टिकल का, वो आर्टिकल का नहीं, तो जो आप कंपटीशन वाला, वो लॉ वाला संविधान की किताब जो होती है, ठीक है, जिसके अनुसार एडवोकेट लोग पैसा लेते हैं, आपको वही ना आर्टिकल के अनुसार। तो देखिए कहने का मतलब हम लोग को क्यों, समझ लीजिए अगर वो सब जान जाएगा तो किसी को कोई वैल्यू देगा? पुलिस पकड़ने आएगा, इतना आर्टिकल किस आधार पर पकड़ रहे हैं बताओ? फिल्मी स्टाइल में दिखाता है ना, काय पकड़ने, क्या कौन आर्टिकल लगा रहे बताओ? और पुलिस बोलता है अरे भाई, जब उसको मारने जाता है तो बोलता है ये आर्टिकल लग जाएगा। बेचारा डर से पिटना नहीं खोजता है, कहे कि हर चीज का हम लोग का नियम कानून बताया गया, लेकिन हम लोग का नियम कानून नहीं पता है, इसलिए डर से मानते हैं। पुलिस से हम लोग डरते क्यों है? पुलिस से हम लोग इसलिए डरते हैं कि वो क्या करता है, आपके ऊपर वो कानून लगाते हैं, वो आर्टिकल कर आपको जेल ले जाएगा। अगर आपको पता है कि पुलिस आपके ऊपर किसी स्थिति में कार्रवाई नहीं कर सकती है तो आप पुलिस से आप डरिएगा? नहीं डरिएगा। हम लोग का नहीं पता रहता, इसलिए हम लोग डरते हैं। तो इसीलिए नहीं, अगर नहीं डरना है तो पढ़िए पूरा संविधान को। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्तीय विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। तो कोई भी वित्तीय विधेयक को अगर लोकसभा में लाना है तो राष्ट्रपति का परमिशन लेना पड़ेगा। तो किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? अच्छा, अनुच्छेद 117 आर्टिकल के तहत बताया गया है। अब भारत में आकस्मिक निधि दो प्रकार की होती है, एक संचित निधि और एक आकस्मिक निधि। आकस्मिक मतलब होता है जो तत्काल, मतलब इमरजेंसी में उस संपत्ति का यूज करना, ठीक है। तो वही बोला गया है भारत की आकस्मिक निधि जो अनुच्छेद 267 में उसका पूर्ण नियंत्रण होता है और वह संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से आकस्मिक खर्च के लिए कुछ धन सरकार को दे सकती है। मतलब राष्ट्रपति के पास वो पावर उनको मिला हुआ है। वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 267 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो आकस्मिक निधि का कुछ धन वो देश की खर्च के लिए दे सकता है सरकार को। सपोज दैट अभी जो गवर्नमेंट चल रही है उसको धन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ी तो आकस्मिक रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो राष्ट्रपति जो होता है आकस्मिक निधि से वो पैसा को खर्च करने का अधिकार वो गवर्नमेंट को दे सकती है, ठीक है। लेकिन संचित निधि नहीं, इसलिए दो तरह का संपत्ति बनाया, एक आकस्मिक स्थिति में, इमरजेंसी टाइम में, और एक संचित निधि। संचित निधि बताए हैं वो कलेक्शन क्या होता है, देश के जितने भी टैक्स होते हैं वो संचित निधि होता है और उसी संचित निधि से देश के राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। बताया गया था ना। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना निर्धारित है वर्तमान में? 5 लाख 1997 से पहले। चलिए, उसके बाद आपको बताया गया था क्या केंद्र और राज्यों के मध्य करो मतलब टैक्स। अभी विवाद होता है ना, देखोगे आप फॉर्म कोई बिल लेते हैं कभी, जीएसटी बिल में 2 तरह का बिल रहता है कि स्टेट बिल के सेंट्रल बिल 18% 36 पे जोड़ लेता है, 9% दोनों में जाता है। तो वही बोला गया केंद्र राज्यों के मध्य करों के विभाजन के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति का। सपोज दैट बिहार, झारखंड, ये तो झारखंड तो बहुत सारे राज्य से सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ से भी सटा हुआ है, बिहार से भी सटा हुआ है, बंगाल से भी सटा हुआ है, उड़ीसा से भी सटा हुआ है। तो सपोज दैट सबका तो बॉर्डर एरिया है। अब बोलेगे नहीं वहां से जो गाड़ी आएगा, तो आप मान लीजिए हम यहाँ से बिहार, यहाँ से बसें जाती है, बिहार भी तो जाती है,
तो रोड टैक्स कैसे लेगा? टूल टैक्स तो हम यहाँ ले लिए, झारखंड जो बॉर्डर है। रोड टैक्स जो साल में ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगता है, ट्रांसपोर्ट का टैक्स देना पड़ता है, तो क्या हो, तो एक बार ही कहीं आप झारखंड का बस है तो झारखंड में कटता है पैसा उसका, कि बिहार में कटेगा? झारखंड में कटेगा। अब बंगाल कोई बस चल रही है, कोलकाता जा रही है, तो ये तो झारखंड का बस है, लेकिन उसको बंगाल में भी जाने का परमिशन मिलता है। मिलता है, कैसे मिलता है? वो तो झारखंड में पैसा देता है, तो वहां का पुलिस नहीं पकड़ता है कोई। तो एक सिस्टम बनाया गया है, वही लिखा गया है केंद्र राज्यों के मध्य कर। तो केंद्र राज्यों के बीच में जो टैक्स होगा, वो टैक्स का निर्धारण के लिए वित्त कमीशन जो बनाया गया है, वो कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, कि इसी तरह किसी के बीच में विवाद ना हो जाए। समझ में आई बात? तो विवाद ना हो उसके लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। कौन सा समझ में आई बात? आइए, इसके बाद लास्ट एपिसोड जो है पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। जिस तरह मैथ रीति पढ़ते हैं वो एकदम पढ़िए कि दोबारा लाइफ में नहीं पढ़ना पड़े, इस प्रकार पढ़ डालो। शुरू से हमसे जब भी मिले थे, जब भी बोले थे कि इतनी अच्छी से पढ़ लो कि दोबारा लाइफ में नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि एक ही काम को बार बार रिपीट करेंगे तो आप पढ़ने में ही समय बिता दीजिएगा, तो जॉब कब कीजिएगा? समझ में आ रही बात? तो इसीलिए बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि हम जितना पढ़ा देंगे, आप किसी भी पीजी तक चले जाओ, दिक्कत ना होगा। चलिए, तो संविधान सैनिक, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति बताए थे ना। तो राष्ट्रपति के तीनों शक्तियां राष्ट्रपति के पास हमारे 3 शक्तियां होती है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो तीनों का पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। देखिए किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 53(2) के तहत राष्ट्रपति के रक्षा बलों, मतलब थल सेना हो, थल सेना मतलब आर्मी, वायु सेना एयरफोर्स और नौसेना मतलब नेवी के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, मतलब सुप्रीम कमांडर। ठीक है, तो वो जो होते हैं हमारे कौन होते हैं? महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। और उनको यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद या आर्टिकल 53(2) के तहत उनको ये पावर दिया गया। अपना मन से उनको पावर नहीं है, सब मेंशन किया हुआ किस अनुच्छेद के तहत किनको मिलेगा क्या पावर। अब देखिए, बोला गया उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने या शांति स्थापित करने की शक्ति प्रदान है। किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने, तो मतलब क्या? सपोज दैट कि अभी हमको पाकिस्तान वाला या चाइना वाला आक्रमण कर दे, इंडिया पर आक्रमण कर दे ऑन स्पॉट, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है, अचानक जब आक्रमण कर दे तो उस स्थिति में तो स्पॉट डिसीजन लेगा। तो प्रधानमंत्री क्या होगा? मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा, हेड होता है मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री इसकी सूचना राष्ट्रपति को देंगे कि नहीं हमारे देश में युद्ध क्या किया जाए। तो हमारा संवैधानिक रूल तो लिया हुआ है कि कोई भी विधेयक कानून बनेगा तो कौन? राष्ट्रपति के परामर्श के बाद। तो राष्ट्रपति तुरंत परमिशन देंगे, ठीक है युद्ध की घोषणा आ गई है तो युद्ध घोषित करें या शांति उस देश के साथ स्थापित करना है, बिना लड़ाई झगड़ा के साथ किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के पास वो पावर है। तो वही बोला गया है उसे किसी भी देश के साथ युद्ध घोषित करने और शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इसीलिए देखोगे कि हर देश के राष्ट्रपति किसी देश के राष्ट्रपति को मिलते हैं, जाते हैं, कि कितना विवाद रहा है किसी तरीके का, लेकिन उस देश के राष्ट्रपति यहाँ आएंगे वहां जाएंगे। क्यों? वो फॉरेनर टूर ही इसलिए बनाया गया है कि किसी तरह का ठीक है विवाद है, ठीक ठाक चल रहा है, आइए हमारा, मतलब वो मैसेज वो वर्ल्ड में जाता है। कितना विवाद होने का मतलब, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कहावत है ना कि 2 लड़ेगा तो उसका लाभ तीसरा उठाएगा, 2 लड़ेगा तीसरा उठा, तो 2 ना लड़े वो मैसेज कैसे जाएगा? दोनों, अच्छा आप सपोज करो दोनों बगल में बैठे हुए झगड़ा कर रहे हैं, तीसरा बोले अरे झगड़ा कर रहा, आज इसको झगड़ा कराओ ना दम भर। आप बोलेगा अरे लोग बहुत मारा पीटी कर रहा था, बहुत अच्छा से जा रहा हो, तो मिठाई उठाई खा रहा है, चाट गुपचुप पूरा खा रहा है, लोग झगड़ा शांत कैसे हो गया? तब उसको खटके लगेगा, तो बोलेगा वो सुचारू रूप से चल रहा, मतलब उसको मध्यस्थ नहीं करेंगे। कौन सा सही माई बात? इसीलिए देश का टूर किया जाता है प्रेसिडेंट का बीच बीच में। आइए अगला बोला गया है यह शक्ति वास्तविक शक्ति ना होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति है। जो शुरू में बोले ना बात, ये राष्ट्रपति अपने नहीं बोल देंगे, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति कंट्रोलर नहीं है। अमेरिका में कंट्रोलर होता है राष्ट्रपति, वहां प्रधानमंत्री का पोस्ट नहीं होता है, इसलिए कि वहां राष्ट्रपति, वहां सिस्टम जो होता है संवैधानिक सिस्टम बनाया हुआ है कि वो जो सर्वोच्च हेड राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है, वहां का चुनाव की प्रक्रिया भी अलग होती है, तो जब वहां जाएंगे तो बताएंगे।
जब ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे अब यहां पर लाइन में लिखे थे, रुक जा थोड़ा पैसेंस रखो और ज्यादा नहीं 5-10 मिनट। बोला गया है क्या, बोला किसी देश के साथ युद्ध घोषित और शांति बहाल करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति के पास पूर्ण नहीं औपचारिकताएं हैं कि हाँ राष्ट्रपति जब बने हैं तो उनको ये कुछ पावर दे दो। देखो नीचे में, यह शक्ति वास्तविक शक्ति ना होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति है और भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के बिना शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मंत्री परिषद मतलब कौन, हमारे रक्षा मंत्री, फिर उसके गृह मंत्री, ठीक है, ये सभी जब आएंगे तो उससे क्या होता है, ये कैबिनेट मंत्री परिषद है, उसका हेड कौन है, प्रधानमंत्री। तो परामर्श लेंगे क्या आक्रमण किया जाए, नहीं जी अभी क्या आक्रमण का दरकार है, शांति बहाल अभी पहले होगा, तो नहीं होगा। समझ में आई बात। लेकिन खाली ये संवैधानिक शक्ति नहीं, औपचारिक शक्ति दिया गया है। नहीं तो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो तुरंत फिर आक्रमण करेंगे तो फिर बोलेगा महाभियोग लाओ, उनका पास ही इलाज है ना, महाभियोग लाओ, दोनों राज्यों में पास कराओ, ये तो प्रेसिडेंट हो गया। लेकिन हमारे देश में भी ऐसा स्थिति नहीं आया है, ठीक है, ये औपचारिक शक्ति है। अगला, वो तीनों सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। तीनों सेना मतलब बोला गया है, ठीक है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद वही लिखा हुआ है कि रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान में उनमें निहित है और उनका प्रयोग कानून द्वारा ही नियमित होता है। अगर वो कमांडर जो बने हुए अनुच्छेद 53(2) देखिए लिखा हुआ है, शुरू में भी लिखा हुआ था। तो मतलब हमारे देश के राष्ट्रपति जो सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं, वो संविधान के किस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत बताया गया है, 53(2) के तहत बताया गया है, ठीक है। तो इतनी तरह की आपको शक्तियां बताई गई थी, ठीक है। तो जितनी तरह की आपको शक्तियां बताई गई थी उन सारे शक्तियों का वर्णन आपको यहां मेंशन किया गया था। कहां गया, इसके बाद ही होगा। शुरू में बता दिए थे, ठीक है। धन विधेयक, ये देखिए अभी जितनी भी चर्चाएं चली यही शक्तियां का सारा शक्तियां, कार्यपालिका, विधायक, मिक्त, न्यायिक, कूटनीतिक और सैन्य शक्ति, ठीक है। तो इतनी सारी पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति का लगभग टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी टॉपिक अभी इसका बचा हुआ है, एक आपातकाल, कि राष्ट्रपति किन किन स्थिति में आपातकाल लगाएंगे। और देखे होंगे कि हमारे देश में क्या चलती है, गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार चलती है ना, तो गठबंधन की सरकार के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक। तब जाकर के पूरा राष्ट्रपति खत्म। अब आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम से लेके लो मोस्ट एग्जाम तक, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। इसका QR कोड कृपया ले लीजिए। तो कार्रवाई समाप्त हमारे GK GS का। धन्यवाद।